जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं द एकेडमी 2.0 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, और भूगोल में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। और आज भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे भारत का एक सामान्य परिचय। इसमें देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, इसका विस्तार कितना है, और इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, और अन्य भी चीज़ों को देखेंगे। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले देखें कि भारत की अवस्थिति क्या है। भारत की अवस्थिति, और भारत की अवस्थिति को समझने से पहले थोड़ा सा हमें ग्लोब को समझना होगा कि ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है। और ग्लोब को समझने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर पता होने चाहिए। सबसे पहले देखें कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश की बात करें तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ग्लोब है। ये क्या है, एक ग्लोब। और इस ग्लोब को बिल्कुल बीचों बीच से, यहाँ पर क्षैतिज रूप से बिल्कुल बीचों बीच से काटा जाए तो इसे 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। जैसे आप नींबू लें, और जो नींबू होता है ना, आप उसको क्या करते हैं, फ्लैट काटते हैं। यानी आप उसको क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में काटते हैं। जब आप उसे 2 बराबर भागों में काटते हैं तो उसे 0 डिग्री कहा जाएगा। इस 0 डिग्री को कई नामों से जानते हैं। इसे कई नामों से जानते हैं। इसे ही कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। और क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। जो 0 डिग्री जो रेखा है, या जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को ही अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसके समानांतर प्रत्येक कोण पर खींची गई रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर प्रत्येक अंश पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा कहलाती हैं। यहाँ पर देखें तो जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश क्या है? तो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर व दक्षिण में खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखें तो जो भूमध्य जो ये ग्लोब है, ग्लोब को ये 0 डिग्री जो रेखा है, इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और इसके उत्तर वाले हिस्से को, यानी ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात जो 0 डिग्री रेखा है ना, ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी अर्धगोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध, और निचले वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर देखें तो जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, ये 2
बराबर भागों में विभाजित है। इधर वाले को बोलते हैं ये उत्तरी पोल यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इधर निचले वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला जो पोल है उसे क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले पोल को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ भी क्या होगा? ये उत्तरी गोलार्ध यहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ क्या होगा? तो यहाँ होगा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध होगा। और यहाँ देखें तो अक्षांशों में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो इस ग्लोब पर इधर 180 और इधर 180 अंश का कोण बनेगा, यानी टोटल 360 अंश का कोण बनेगा, राइट। जब हम इसे 20 से विभाजित किए तो 180 ऊपर और 180 नीचे हो गया, राइट। जब हम एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ दोनों को जब मिला के एक रेखा खींचेंगे तो 180 से टोटल 90 रेखाएं इधर बनेंगी, यानी 90 इधर होंगी और 90 इधर की तरफ होंगी। और इस तरह से देखें कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? तो 90 उत्तर तरफ में और 90 दक्षिण तरफ में, तो टोटल कितने होंगे? 90 प्लस 90, और एक ये 0 डिग्री का है तो प्लस 1 ये हो गया, बराबर कितने होंगे? तो 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? तो 181 होंगी। लेकिन अगर वहीं पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी तो तुरंत आंसर बदल जाएगा। क्या होगा? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ देखें तो जब इस 0 डिग्री से जब उत्तर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 90 अंश तक तो जाएंगे, लेकिन जैसे हम यहाँ 90 अंश तक पहुँचेंगे और यहाँ दक्षिण में 90 अंश तक पहुँचेंगे, ये दोनों ही यहाँ पर दोनों ही एक बिंदु प्राप्त होंगे, कोई रेखा प्राप्त नहीं होंगी। और जब रेखा प्राप्त नहीं होंगी तो हम क्या काउंट कर रहे हैं? रेखाओं को काउंट कर रहे हैं, न कि अक्षांशों को। अक्षांशों को काउंट किए तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181 हो गई। लेकिन जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तब इनकी संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएंगे 89 प्लस 1 बराबर कितने होंगे? तो 179 होंगे। यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होंगी? तो 179 होंगी। ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर देखें, यहाँ से जब रेखाओं को खींचेंगे तो यहाँ से एक जो रेखा जाएगी 23.5 अंश पर, ये उत्तरी गोलार्ध है, और 23.5 अंश यहाँ पर दक्षिणी होगी। इन दोनों रेखाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वहीं यहाँ देखें तो यहाँ पर 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध और 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध, इनका भी महत्व है। जो 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध है या 23.5 अंश अक्षांश रेखा है, इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है कर्क रेखा। वहीं 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। इसे क्या कहा जाता है?
तो इसका नाम है मकर रेखा। अर्थात जो सूर्य है ये ऊर्ध्वाधर रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही क्या होती है, सीमित होती है। यहाँ देखें जो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश है इसे कहा जाता है उप आर्कटिक वृत्त, उप आर्कटिक वृत्त। वहीं जो 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध है इसे कहा जाता है उप अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। इसे किस नाम से जानते हैं, तो उप अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, या इसे ही उप दक्षिणी वृत्त के नाम से भी दक्षिणी जो इसे किस नाम से जानते हैं, तो उप आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। यहाँ देखें तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है ये कितनी होती है, तो किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है कितनी होती है, 111 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर की होती है। जो दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कटिबंध। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे कटिबंध के नाम से जानते हैं। अर्थात दो अक्षांशों के बीच की दूरी कुल कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर की होती है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसे कटिबंध के नाम से जानते हैं। और अब देखते हैं देशांतर क्या होता है। तो देशांतर की बात करें कि देशांतर क्या होते हैं, तो देखें देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो मान लेते हैं ये ग्लोब है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींची जाए जिसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे क्या कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इस जो उत्तर और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से प्रत्येक अंश पर एक रेखा खींची जाए तो इस प्रकार से देखें कि देशांतरों का एक जाल बन जाता है। और इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाती है, तो कुल देशांतरों की जो संख्या है, कुल देशांतरों की संख्या या कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो ये कुल हो जाती हैं 360। ये 360 कैसे होते हैं, तो जैसे आप देखें ये ग्लोब था, जब हम इसे बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे खड़ा काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में विभाजित होगा। सपोज करें एक सेब है और आप इसे बिल्कुल क्षैतिज रूप, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रूप में सीधा इसको खड़ा काटते हैं तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है, जब इस तरह से खुलेगा तो देखें तो कि इस पे टोटल कोण कितने बन रहे थे, तो टोटल कोण 360 अंश का बनेगा। टोटल कोण कितना बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा। जब हम इसे 0 पर काटेंगे तो इधर जो सामने वाला हिस्सा है ये तो 0 डिग्री का होगा, राइट। लेकिन इसके अपोजिट वाला जो हिस्सा है वो कितना होगा, तो होगा 180 अंश का।
अर्थात ये जो अगर देखें जब ऐसे बंद था, जब आप यहाँ से इसको काटे तो 0 डिग्री हो गया, और इसके सामने का जो ये वाला हिस्सा है ये 180 होगा। और जैसे ये 180 है तो अगर आप देखें जब ये खुलेगा ऐसे, या 0 से काटे और इसको अगर हम ऐसे खोलें तो 180 इधर का और 180 इधर का, दोनों 180 ये क्या है, सेम है। दोनों 180 क्या है, सेम है। अर्थात यहाँ पर देखें 180 अंश की रेखा, 180 अंश इधर की तरफ और 180 अंश इधर की तरफ, दोनों ही तरफ में 180 अंश देशांतर खींचे जाएंगे, रेखाएं खींची जाएंगी, लेकिन जो 180 अंश का जो देशांतर है वो सेम रेखा होगी। 180 का जो देशांतर रेखा है वो क्या होगा, वो एक ही रेखा होगा। यानी यहाँ पर देखें कि जो 0 डिग्री जो देशांतर है इसके पूर्व वाले हिस्से को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। यानी इस गोलार्ध में पूरब की तरफ 180 अंश और पश्चिम की तरफ 180 अंश रेखाएं खींची जाएंगी। 180 अंश पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर, दोनों रेखाएं सेम होंगी। और इस तरह से देखें तो 180 प्लस 180 और 0 डिग्री का 1 हो गया। चूँकि जो 180 और 180 दोनों सेम रेखा हैं तो इनको 2 बार जोड़ा गया तो 2 बार ये रेखाएं काउंट हो गई। इसका मतलब कि एक को माइनस करना होगा, और इस तरह से देखें तो टोटल कितने होंगी, फिर से 360 ये क्या होंगी, रेखाएं होंगी। और इस तरह से कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, 360 होती। दो देशांतरों के जो बीच का जो क्षेत्र है, दो देशांतरों के बीच का जो ये क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है गोरे। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है। देशांतरों को देखें तो जो इसका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी मैक्सिमम है, अधिकतम है, जबकि ध्रुवों पे क्या है, बिल्कुल न्यूनतम है। अर्थात दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पे बिल्कुल न्यूनतम होती है, शून्य होती हैं, जबकि भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी होती कितनी है, तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर। यहाँ पर देखें कि भारत की अवस्थिति क्या है। देशांतर की दृष्टि से भारत यहाँ पे 82.5 डिग्री जो रेखा है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा है। अर्थात यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, तो यहाँ पर क्या है, भारत की अवस्थिति। अर्थात ये देशांतर की पहलू से देखें तो भारत कौन से गोलार्ध में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में। यानी देशांतर की दृष्टि से भारत की अवस्थिति क्या है, तो ये है पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है, तो पूर्वी गोलार्ध में। वहीं अगर अक्षांश की दृष्टि से देखें तो अक्षांश की दृष्टि से भारत की जो अवस्थिति है, यहाँ पर देखें तो ये 0 डिग्री रेखा थी, यहाँ पे 23.5 अंश उत्तरी रेखा है या उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश है, इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर देखें कि भारत के बिल्कुल बीच से ये भी गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही होती हैं। तो ये कहाँ पर है, तो ये इसका ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत की अवस्थिति यहाँ पर क्या, इसमें देखें अक्षांश में, तो ये कहाँ पर है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। और
अक्षांश की दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से देखें तो भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में। अब अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से देखें कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, तो भारत की जो अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति वो है इस गोलार्ध में देखें तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 82.5 अंश की देशांतर रेखा है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, और ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। और ये दोनों भारत के सेंटर से गुजरती हैं, अर्थात यहाँ पर क्या है? भारत है। यहाँ पर क्या है? भारत है। और यहाँ पर देखें तो ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है, यानी दिशा में देखें तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। और जब इसको 4 भागों में काटे तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। तो भारत की अवस्थिति यहाँ पर है, अर्थात उत्तर पूर्व में है। तो भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? तो भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्व में। ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्व में है। ठीक है क्या?